नमस्ते। बंगाल चुनाव राजनीति और आंकड़ों का एक ऐसा दिलचस्प कॉकटेल जिसे डीकोड करना किसी थ्रिलर से कम नहीं है। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। सतह के नीचे आखिर ऐसी कौन सी छिपी हुई ताकतें हैं जो इस चुनाव की पूरी दिशा तय कर रही हैं। आज हम सिर्फ ओपिनियन या शोर शराबे की बात नहीं करेंगे, बल्कि गहराई में जाकर उन आंकड़ों और रुझानों का विश्लेषण करेंगे जो असली कहानी बयां करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात साफ कर दें। यह सामग्री केवल सूचना और शिक्षा के उद्देश्य से है। यह विश्लेषण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध न्यूज़ रिपोर्टों और मीडिया स्रोतों के ओपिनियन आर्टिकल पर आधारित है। यहाँ जो भी विचार प्रस्तुत किए गए हैं वे इस चैनल के व्यक्तिगत विचार नहीं हैं। हम किसी भी राजनैतिक दल, व्यक्ति या विचारधारा का ना तो समर्थन करते हैं और ना ही विरोध करते हैं। इस प्रस्तुति का मकसद सिर्फ चल रही चर्चाओं को एक तटस्थ और निष्पक्ष तरीके से सामने रखना है। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक स्रोतों से जानकारी को क्रॉस चेक करना हमेशा एक अच्छी आदत है। चलिए, अब जरा एक पल के लिए सोचिए, वो कौन सा एक छिपा हुआ डेटा पॉइंट है जो पूरे पश्चिम बंगाल का भविष्य पलट सकता है। हम अक्सर राजनीति को बड़े बड़े चेहरों और रैलियों के चश्मे से देखते हैं, है ना? लेकिन जो चुनाव विश्लेषक होते हैं उनका मानना है कि असली खेल तो डेमोग्राफी और वोटिंग के उन छोटे छोटे प्रतिशत में छिपा होता है। आज हम उसी अदृश्य धागे को पकड़ने की कोशिश करेंगे। भाग 1, कंपीटिंग पॉलिटिकल नैरेटिव्स। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उन दो अलग अलग राजनीतिक कहानियों की जो इस वक्त ग्राउंड पर चल रही हैं। देखिए, इस वक्त जमीन पर दो बिल्कुल समानांतर नैरेटिव चल रहे हैं। एक तरफ माना जा रहा है कि सत्ताधारी पार्टी के जो निचले स्तर के नेता हैं उनके खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा है, एक तगड़ी एंटी इनकम्बेंसी है। इसके हिसाब से तो बदलाव तय लग रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक और नैरेटिव है जो इस गुस्से को नकारता नहीं बल्कि इसमें एक नया एंगल जोड़ देता है, और वो है मुख्यमंत्री की अपनी जबरदस्त व्यक्तिगत लोकप्रियता और उनकी महिला केंद्रित योजनाओं का एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा कवच। अब सवाल ये है कि आंकड़ों के तराजू में भारी कौन पड़ेगा। और यहीं पर एंट्री होती है गणित की। 5%। चुनाव विश्लेषकों का मानना है कि सिर्फ गुस्सा होना ही काफी नहीं होता। 2021 के विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी पार्टी के पास विपक्ष के मुकाबले लगभग 10% वोट शेयर की लीड थी। तो अगर इस एंटी इनकम्बेंसी वाले नैरेटिव को सच साबित होना है और सत्ता पलटनी है तो उस अंतर को पाटने के लिए वोट शेयर में पूरे 5% का भारी स्विंग होना अनिवार्य है। और चुनावी डेटा की दुनिया में 5% का स्विंग कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। भाग 2, वेलफेयर प्रॉमिसेस एंड डिलीवरी। अब इस गणित को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए आइए बंगाल से बाहर निकलते हैं और देश के बाकी हिस्सों के रुझानों पर नजर डालते हैं कि चुनाव में ये कल्याणकारी वादे असल में काम कैसे करते हैं। जब भी हम चुनाव में किए गए वादों की बात करते हैं तो डेटा एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न दिखाता है, खासकर महिला वोटर्स के बीच। अक्सर होता क्या है कि विपक्ष बहुत ही बड़े बड़े असाधारण वादे करता है, लेकिन महिला वोटर्स उन मामूली लेकिन भरोसेमंद वादों को ज्यादा तवज्जो देती हैं जिन्हें सत्ता में बैठे लोग पहले से ही डिलीवर कर रहे हैं। मतलब उनके लिए हवाई बातों से ज्यादा अहमियत हाथ में मिल रहे फायदों की होती है। और ये कोई हवा में कही गई बात नहीं है। हाल के कई राज्यों के चुनाव परिणामों में हमने ये साफ तौर पर देखा है। हरियाणा ले लीजिए, झारखंड, महाराष्ट्र या बिहार, इन सभी राज्यों में महिला वोटर्स का टर्नआउट यानी मतदान प्रतिशत 50-50 के रेशियो तक पहुंच गया। और इन सभी राज्यों में इस रिकॉर्ड महिला मतदान ने सीधा सीधा सत्ताधारी पार्टी को अपनी कुर्सी बचाने में बड़ी मदद की। ये दिखाता है कि उनका अपनी योजनाओं पर कितना भरोसा था। लेकिन रुकिए, हर नियम का एक अपवाद भी तो होता है ना? और वो था दिल्ली। वहां सत्ताधारी पार्टी ने महिलाओं से वादे तो किए, लेकिन चुनाव तक उन्हें आर्थिक रूप से पूरी तरह डिलीवर नहीं कर पाए। फिर भी वो जीते। कैसे? क्योंकि वहां असली खेल कुछ और ही था। दिल्ली की वोटर लिस्ट। वहां वोटर्स का अनुपात 53-47 था, जो भारी रूप से पुरुषों की तरफ झुका हुआ था। तो वहां वो 50-50 वाला महिला पुरुष टर्नआउट फैक्टर काम ही नहीं कर रहा था। ये एक ऐसा अनोखा मामला था जहां डेमोग्राफी ही बिल्कुल अलग थी। भाग 3, द साउथ बंगाल सिटाडेल। तो चलिए राष्ट्रीय रुझानों से वापस लौटते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ और चलते हैं दक्षिण बंगाल के उस अभेद्य किले में जहां इस चुनाव का फाइनल फैसला होना है। अब अगर हम पहले और दूसरे चरण के वोटिंग डेटा को देखें तो वोटिंग बम्पर हुई है, 93% और 91% से भी ज्यादा। लेकिन अगर सिर्फ इसमें महिला और पुरुष के बीच का अंतर खोजेंगे तो महिला मतदान पुरुषों से सिर्फ 2% ही ज्यादा है।
ऊपर से देखने पर शायद कोई बड़ा सुराग ना मिले। असली पहेली तो इन सामान्य आंकड़ों के अंदर छिपे रीजनल बंटवारे में है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ओवरऑल वोटिंग प्रतिशत से पूरी तस्वीर साफ नहीं हो रही, तो आखिर इस चुनाव का फैसला होगा कहाँ? राज्य का वो कौन सा खास हिस्सा है जो पूरे चुनावी नक्शे की चाबी अपने पास रखता है? जवाब है दक्षिण बंगाल का किला, यानी प्रेसिडेंसी क्षेत्र के ये 5 जिले: कोलकाता, हावड़ा, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और नदिया। इन 5 जिलों में कुल मिलाकर 108 विधानसभा सीटें आती हैं। राजनीतिक विश्लेषक बिल्कुल साफ कहते हैं कि विपक्ष अगर सत्ता बदलने का कोई भी सपना देख रहा है, तो उन्हें हर हाल में इस अभेद्य माने जाने वाले किले को भेदना ही होगा। और इस किले की दीवारें कितने मजबूत हैं, इसका अंदाजा सिर्फ इस एक नंबर से लगाइए, 97। 2021 के चुनावों में इन 108 सीटों में से 97 सीटों पर सत्ताधारी पार्टी ने कब्जा किया था। ये सिर्फ कोई जीत नहीं थी, ये एक पूरी तरह से एक तरफा दबदबा था। और विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती इसी नंबर को तोड़ने की है। भाग 4, द फीमेल वोटर फैक्टर। आइए अब इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम और आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो निर्णायक फैक्टर असल में है क्या। जब हम सर्वे और डेटा के रुझानों को रीजन के हिसाब से बांटकर देखते हैं, तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। उत्तर बंगाल में अगर आप देखें तो महिला वोटर्स का झुकाव दोनों बड़ी पार्टियों के बीच लगभग बराबर बटा हुआ नजर आता है। लेकिन दक्षिण बंगाल में कहानी बिल्कुल पलट जाती है। वहां के सर्वे सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में एक बहुत ही साफ और निर्णायक बढ़त का इशारा कर रहे हैं। और ये बढ़त असल में है कितनी, वो ये डेटा बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है। दक्षिण बंगाल में सत्ताधारी दल को अपनी प्रतिद्वंदी पार्टी पर महिला वोट शेयर में लगभग 4% की लीड हासिल है। देखिए, राजनीति में जब मुकाबला एकदम कांटे का और दो तरफा होना, तो किसी एक खास डेमोग्राफिक ग्रुप में 4% की लीड एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। डेटा पर बारीकी से नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स का जो निष्कर्ष है, वो इस बात को बिल्कुल सटीक तरीके से समेटता है। उनका साफ कहना है कि अगर सत्ताधारी पार्टी लगातार चौथी बार सरकार बनाने में कामयाब होती है, तो उसका पूरा का पूरा क्रेडिट दक्षिण बंगाल की इन्हीं महिला वोटर्स को जाएगा। यही वो फैक्टर है जो अंतिम समय में उनके लिए सबसे बड़ा संकटमोचक बन सकता है। तो इन तमाम आंकड़ों और विश्लेषण को देखने के बाद अंत में सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है: क्या दक्षिण बंगाल की ये महिला वोटर्स सच में उस एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ एक ऐसी दीवार बन पाएंगी जिसे भेदा ना जा सके? क्या कल्याणकारी योजनाएं जमीनी गुस्से पर भारी पड़ेंगी? राजनीति में डेमोग्राफी की ताकत आखिर क्या होती है? ये चुनाव वाकई इसका एक बेहतरीन उदाहरण पेश करने जा रहा है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बार फिर से अपनी नीति दोहराना चाहेंगे। ये सामग्री केवल सूचना और शिक्षा के उद्देश्य से है, और यह पूरी तरह से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध न्यूज़ रिपोर्टों और मीडिया स्रोतों के ओपिनियन आर्टिकल पर आधारित है। यहाँ प्रस्तुत विचार इस चैनल की व्यक्तिगत राय नहीं है। हम राजनीतिक रूप से बिल्कुल तटस्थ हैं और किसी भी राजनीतिक दल, व्यक्ति या विचारधारा का ना तो समर्थन करते हैं और ना ही विरोध। हमारा मकसद सिर्फ चल रही चर्चाओं को एक निष्पक्ष और तटस्थ तरीके से आपके सामने रखना है। हम हमेशा यही सलाह देते हैं कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले आधिकारिक स्रोतों से जानकारी जरूर वेरीफाई करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसे ही सीखते रहें।